हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के, बॉटनी का। तो आज हम लोग बच्चों सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे द सेल। टॉपिक नया है, क्या है? दी सेल। ठीक है, दी सेल आपने पढ़ा होगा साइटोलॉजी में, है ना? कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी आपने पढ़ा है, कोशिका विज्ञान जिसको हिंदी में कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं ताकि दोनों प्रकार के बच्चे जो हैं वो उसका लाभ ले पाएं। इंग्लिश वाले बच्चों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है और हिंदी वालों को भी मेरे पढ़ाने में आप जानते हैं बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। पिछले वीडियो आप देख चुके हैं, है ना? तो साइटोलॉजी, द सेल अपन पढ़ रहे हैं, इसमें साइटोलॉजी पहले आएगा। साइटोलॉजी क्या है? कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान क्या है बेटा? कि द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सेल including all aspects as क्या क्या? इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट, स्टडी ऑफ सेल इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स, सेल से संबंधित सभी तथ्यों को सम्मिलित करते हुए कोशिका का अध्ययन। जैसे क्या क्या? ओरिजिन, स्ट्रक्चर, origin, structure, functions and their pathology, मतलब रोगाणु विज्ञान को सम्मिलित करते हुए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान या क्या है? साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल इंक्लूडिंग all aspects as origin, structure, function and pathology of the cell। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान क्या है? कि किसी भी कोशिका का अध्ययन जिसमें उसकी उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसके कार्य और उसके रोगाणुओं का अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो साइटोलॉजी ये है। अब अपन क्या है कि सेल का कुछ इतिहास देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ सेल। कुछ अपन क्या देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ सेल देखेंगे, है ना? कि सेल किस तरह से सेल का नाम आया, कैसे सेल को खोजा गया, किन लोगों ने इसमें योगदान दिया, और जो चीजें आज अपन सेल के बारे में पढ़ते हैं वो कहां से कैसे आए, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम क्या देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल का इतिहास। ठीक है, सेल का इतिहास। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम आता है अरस्तु। अरस्तु को आप क्या लिखते हो? एरिस्टोटल। ठीक है ना? अरस्तु ये लगभग 382 से 322 बीसी का इनका तथ्य है। अरस्तु इन्होंने सबसे पहले, जबकि माइक्रोस्कोप की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब उन्होंने ये बताया कि सभी जीव, मतलब पेड़ पौधे और जंतु, सभी जीव ऐसे पदार्थों से मिलकर बने होते हैं जो सभी जीवों में पाए जाते हैं। सभी जीव ऐसे पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं जो सभी जीवों में पाए जाते हैं। All organisms are made up of such type of material which found in all organisms। ठीक है, तो अरस्तु का कहना यह था कि कोई भी जीव या पौधा कैसे बना होता है? जो कि सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक का नाम आता है, सभी लोग जानते हैं, रॉबर्ट हुक।
हुक, है ना, रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है इनका ईयर, ये है 1665। ठीक है, 1665 रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो है, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के ये पितामह कहलाते हैं। रॉबर्ट हुक क्या कहलाते हैं, कोशिका विज्ञान के पितामह कहलाते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक स्वयं के द्वारा बनाई हुई, सेल्फ फैब्रिकेटेड, स्वयं के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप में कार्क के एक सेक्शन को देखा, कार्क के एक सेक्शन को, कार्क के सेक्शन को देखा, कार्क के सेक्शन। ठीक है, सेक्शन जो है वो पतली स्लाइड है, सभी लोग प्रैक्टिकल में करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, उसमें इन्होंने क्या किया कि कार्क के एक सेक्शन में देखा, किसमें देखा, सेल्फ फैब्रिकेटेड माइक्रोस्कोप, मतलब बहुत विकसित माइक्रोस्कोप नहीं था, जैसे आप देखते हो कभी हैंड लेंस टाइप का, तो इसके कुछ बना करके, कुछ लेंस तर ऊपर ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख करके, और उन्होंने कार के सेक्शन में क्या देखा, एक वैकेंट स्पेस को देखा, वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस को देखा, खाली जगह को देखा। इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया, स्वयं के बनाए हुए सेल्फ फैब्रिकेटेड माइक्रोस्कोप में कार के सेक्शन में वैकेंट स्पेस को देखा, कार के सेक्शन में खाली जगह को देखा। एक्चुअल में, और उस खाली जगह को, उस वैकेंट स्पेस को इन्होंने क्या नाम दिया, सेल। तो सबसे पहले सेल टर्म कहां आया, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म का उपयोग किया। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा कि रॉबर्ट हुक ने सेल्फ फैब्रिकेटेड माइक्रोस्कोप में कार के सेक्शन में वैकेंट स्पेस को देखा, और उस वैकेंट स्पेस को क्या नाम रखा, सेल रखा। ठीक है ना, फिर क्या हुआ कि इस सेल का जितना भी अकाउंट है, इस सेल के बारे में जो भी उन्होंने स्टडी की, उन्होंने इसे एक पुस्तक में, एक बुक में पब्लिश किया। एक बुक में इन्होंने इसके पूरे अकाउंट को, सेल का जितना भी स्टडी मटेरियल है, जितना भी अध्ययन है, उसे एक बुक में पब्लिश किया, और उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। ठीक है ना, उस पुस्तक का क्या नाम है बेटा, माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने जिस सेल के अकाउंट को, सेल की विस्तृत विवरण को जिस बुक में पब्लिश किया, प्रकाशित करवाया, उसका नाम है क्या, माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया का पब्लिकेशन कहां से हुआ है बेटा, लंदन से हुआ था। ठीक है, लंदन से माइक्रोग्राफिया का पब्लिकेशन हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले जो श्रेय जाता है सेल को डिस्कवर करने का, वो किसके पास जाता है, वो जाता है रॉबर्ट हुक के पास जाता है ना। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि एक्चुअल में जो वैकेंट स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस, जो खाली जगह है, वो वहां तो कुछ दिखता नहीं है। इन्होंने क्या देख लिया, उसको क्या देख लिया, क्योंकि वहां कुछ तो दिखता नहीं है। जैसे समझ लीजिए कि मैंने ये कहा, तो ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो बीच का हिस्सा है, वहां तो कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये वैकेंट स्पेस को क्या देखा, मतलब कि उन्होंने एक्चुअल में ये जो है, ये वैकेंट स्पेस जो है, ये उसको उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। क्या हुआ, उन्होंने एक्चुअल में बाउंड्री को देखा, वो जो वैकेंट स्पेस है उसकी किसको देखा है, बाउंड्री को देखा। और ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री को क्या कहा, एक्चुअल में उन्होंने क्या देखा, इस बाउंड्री को देखा, तो क्या देखा, मतलब उसमें क्या देखा है, सेल वॉल। एक्चुअल में उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, सेल वॉल को देखा था।
वैकेंट स्पेस, वैकेंट में तो कुछ दिखेगा नहीं, ये रूम है, रूम में हमको बीच की कोई स्थिति नहीं दिखती, कोई चीज नहीं दिखती, हमको क्या दिखती है, उसकी बाउंड्री दिखती है, उसकी दीवारें दिखती हैं, दीवारों में जो चीजें लगी हुई हैं वो दिखाई देती हैं, हमको बीच का कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि बीच का जो वैकेंट स्पेस है, और इसी वैकेंट स्पेस उन्होंने देखा तो क्या था, सेल वॉल देखा था, और बीच का जो खाली जगह है उसी को उन्होंने क्या कहा, सेल। ठीक है ना, इसी को इन्होंने क्या शब्द यूज किया है, सेल यूज किया है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आता है कि वास्तव में रॉबर्ट हुक ने किसे देखा था, तो क्या देखा था, सेल वॉल देखा था। सेल शब्द का उपयोग किसने किया, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल को कब खोजा, या सेल की खोज कब की गई, 1665 में। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं। अभी मैं आपको मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी बताऊंगा। ठीक है ना, तो इसलिए अभी तो आप आगे पढ़ते हैं। इसके बाद एक अगले नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ इसमें बताया, वो है लीवेनहॉक। लीवेनहॉक, ठीक है, लीवेनहॉक ने बताया कि सेल्स के अंदर, सेल्स जो है वो हर प्रत्येक जीव जो है वो कई कोशिकाओं का बना होता है, कई यूनिट्स का बना होता है, और ये यूनिट्स जो है एक दूसरे से ससंजक बल के द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, ससंजक बल के द्वारा जुड़ी होती है। जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, सेल शब्द तो आ चुका नाम, है ना। अब क्या हो रहा है कि लीवेनहॉक जो थे, लीवेनहॉक वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने बताया कि जीव सेल्स के बने होते हैं, और ये सेल्स जो है एक दूसरे से कोहिशन फोर्स या ससंजक बल के द्वारा जुड़ी होती हैं। ये कोशिकाएं एक दूसरे से ससंजक बल के द्वारा जुड़ी होती हैं। वास्तव में लीवेनहॉक ने लिविंग कोशिका को, लिविंग सेल को खोजा था, लिविंग सेल को खोजा था, जीवित कोशिका, और उसका नाम क्या है, क्या है उस जीवित कोशिका का नाम क्या है बेटा, बैक्टीरिया। वास्तव में लीवेनहॉक ने लिविंग कोशिका बैक्टीरिया को खोजा था। ठीक है ना, इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एच.जे. ड्यूट्रोचेट। एच.जे. ड्यूटेरोचेट, एच.जे. ड्यूट्रोचेट। ठीक है, एच.जे. ड्यूट्रोचेट, इन्होंने, एच.जे. ड्यूट्रोचेट ने सेल के अंदर एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को खोजा, एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को देखा, एक प्रकार का जो संगठन है, सेल के अंदर का जो संगठन है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेल क्या है, कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें इसमें भरी हुई हैं। तो पहले तो ये था कि खाली वैकेंट था यहाँ पे, पर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का पता लगाया कि सेल खाली नहीं है, सेल के अंदर कुछ चीजें क्या है, भरी हुई हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, क्या देखा है, एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को सेल के अंदर या संगठन का क्या करा है, पता लगाया है। ठीक है, इसके बाद एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर, एक सेल के बीच में, प्रत्येक सेल के बीच में एक डोन्स बॉडी, सघन बॉडी, डोन्स बॉडी का पता लगाया उन्होंने। इसके सेल के बीच में एक डोन्स या सघन बॉडी को देखा, और उसका नाम क्या लिखा, उसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। उसका नाम क्या बताया कि वो क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की है बेटा, रॉबर्ट ब्राउन ने की है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि न्यूक्लियस को किसने खोजा है, किसने खोजा है, रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, एच.जे. ड्यूट्रोचेट, रॉबर्ट ब्राउन। तो आंसर क्या होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा है। एक बात मैं और यहीं पे आपको बता दूं कि न्यूक्लियस की जो खोज की गई थी, ब्रेंडा के
रूट की इपिडर्मल सेल में, इपिडर्मल सेल। वेंडा जो है, आप ये देखे होंगे कि कुछ प्लांट जो है वो बड़े जो ट्री है उनके पेड़ के ऊपर उगते हैं और उनकी जड़ें जो है वो हवा में लटकती रहती हैं, हवा में वो लटकती रहती हैं। तो वो उस तरह के है प्लांट, ये वेंडा जो है ये उस तरह का कुछ इपीफाइट टाइप का प्लांट है। और उसकी जो रूट है उसकी इपिडर्मल सेल में उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने डोन्स बॉडी को खोजा था और वो उसका नाम क्या दिया था, न्यूक्लियस दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्लांट की में खोजा गया था, कहां की सेल में खोजा गया था, लीफ, स्टेम, रूट, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि न्यूक्लियस की खोज की है। ठीक है। इसके बाद बहुत चर्चित नाम आता है, आप जानते हैं, MI स्लीडन, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और टी स्वान जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे, है ना। आप इनका नाम सुना होगा क्योंकि इन्होंने क्या किया है, सेल थ्योरी दी है, कोशिका सिद्धांत दिया है। तो ये तो सबसे सुपरफिशियल क्वेश्चन है साइटोलॉजी का कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है। तो आप कहेंगे कि MI स्लीडन एंड टी स्वान, ठीक है। MI स्लीडन एंड टी स्वान, ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। और ये क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे, ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट थे, MI स्लीडन और टी स्वान, ठीक है। तो इन्होंने, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया है, सेल थ्योरी दिया है। MI स्लीडन और टी स्वान जो ये बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया है, क्या दिया है, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत दिया है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत जो है उसके अनुसार ये है कि प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक जीव किसका बना हुआ है, मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, सेल्स का। प्रत्येक जीव किसका बना हुआ है, ये तो क्लियर हो गया कि सेल का बना हुआ है, ठीक है। इन्होंने बताया कि एक ये भी बात आ गई कि सेल कैसी होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है। सेल कैसी होती है, सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है ना, यूनिन्यूक्लिएट। सेल्स कैसी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। सेल्स कैसी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट। सेल्स में जीव जो है किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। और सेल कैसी होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, सीपी स्वानसन, नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं सीपी स्वानसन, ठीक है। नेक्स्ट वैज्ञानिक क्या है, सीपी स्वानसन। सीपी स्वानसन को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी, ठीक है, मॉडर्न साइटोलॉजी, ठीक है, मॉडर्न साइटोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहते हैं किसको, सीपी स्वानसन को। इन्होंने बताया कि जो MI स्लीडन और टी स्वान है, इन्होंने कोई नई खोज, जो सेल थ्योरी दी है वो कोई नई खोज नहीं है, बल्कि वो क्या है, पुराने तथ्यों को संकलित करके बनाया हुआ एक क्या है, तथ्य है। इन्होंने क्या बताया, सीपी स्वानसन, जिनको कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहते हैं, इन्होंने क्या बताया कि MI स्लीडन और टी स्वान ने कोई नई खोज नहीं की है सेल थ्योरी के लिए। उन्होंने पुराने ही तथ्यों को संकलित करके और क्या कर दिया है, छाप दिया है या लिख दिया है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी है, उनकी बुक का नाम है द सेल, ठीक है। उनकी सीपी स्वानसन की बुक का नाम है द सेल, ठीक है ना। सीपी स्वानसन ने
एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है द सेल। सीपी स्वानसन को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी भी कहते हैं, और इन्होंने कहा कि एम.आई. स्लीडन जो है और टी स्वान कोई नई खोज नहीं की है, ये पुराने ही तथ्यों को क्या कर दिया है, रख दिया है संकलित करके। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए और ये हमेशा पूछा भी जाता है, आपको याद रखना है कि आर विर्चो जो है उन्होंने बहुत बेहतरीन खोज की है, आर विर्चो। और आर विर्चो जो है, आर विर्चो, ठीक है, आर विर्चो जो है, इन्होंने बताया कि सेल की उत्पत्ति पूर्व जीवित सेल से होती है। कोशिका की उत्पत्ति पूर्व जीवित कोशिका से होती है, मतलब डेड कोशिका से कोशिका की उत्पत्ति नहीं होती है। इन्होंने क्या बताया कि सेल की उत्पत्ति किससे होती है, पूर्व जीवित कोशिका से होती है। कोशिका की उत्पत्ति किससे होती है, उत्पत्ति किससे होती है, पूर्व जीवित कोशिका से होती है, पूर्व जीवित कोशिका से होती है। कोशिका की उत्पत्ति पूर्व जीवित कोशिका से होती है। इसे कहते हैं ओमनिस सेलुली ए सेलुला, ओमनिस सेलुली आ सेलुला, ओमनिस सेलुली ए सेलुला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमनिस सेलुली ए सेलुला को किसने बताया है, आर विर्चो ने। ओमनिस सेलुली ए सेलुला को किसने बताया है, आर विर्चो ने। अर्थात क्या है, कोशिका की उत्पत्ति पूर्व जीवित कोशिका से होती है, ओमनिस सेलुली ए सेलुला से होती है। ये किसने बताया, आर विर्चो। हमेशा ये क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन आता है, एक साल नहीं आया तो दूसरे साल आएगा, नहीं आया तीसरे साल है, 2-3 साल में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि ओमनिस सेलुली ए सेलुला क्या है, या ओमनिस सेलुली ए सेलुला को किसने बताया है। ठीक है, तो फिर अब क्या हो गया कि 3 चीजें क्लियर हो गई। एक तो ये था पहले कि प्रत्येक जीव किसका बना हुआ है, कोशिका का बना हुआ है। दूसरा क्या हुआ था कि कोशिकाएं किसकी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर आ गया सेल थ्योरी के लिए कि ओमनिस सेलुली आ सेलुला, सेल की उत्पत्ति पूर्व जीवित कोशिका से होती है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बाद कुछ ऐसे तथ्य आए कि अब ये 3 चीजें तो क्लियर हो गई, उसमें महत्वपूर्ण ये था कि जो सेल है वो यूनिन्यूक्लिएट है, सेल है यूनिन्यूक्लिएट है। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने ये देखा कि बहुत से ऐसी सेल हैं जिनमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है। बहुत सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, या न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे आप क्या समझ सकते हैं, वायरसेस में न्यूक्लियस का आता पता नहीं है, न्यूक्लियस नहीं होता है, एन्यूक्लिएटेड है, तो क्या सेल थ्योरी इसको सेल नहीं मानेगी। नंबर 2, पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक से अधिक न्यूक्लियस होता है, तो क्या सेल थ्योरी के अनुसार ये सेल नहीं है। ठीक है, तो पैरामीशियम हो गया। आप देखेंगे कि एक एल्गी है वाउचीरिया है ना, वाउचीरिया क्या है कि ये एक तरह की साइफोनस एल्गी है। वाउचीरिया क्या है बेटा, साइफोनस एल्गी है, साइफोनस एल्गी है। ठीक है, साइफोनस एल्गी है। ये कैसा है, इसमें सिनोसिटिक कंडीशन होती है, सिनोसिटिक COENOCYTIC, सिनोसिटिक कंडीशन होती है। सिनोसिटिक का मतलब ये है, क्या होता है, एसेप्टेट प्लस मल्टीन्यूक्लिएट, एसेप्टेट और मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन को क्या कहते हैं,
सिनोसिटिक कंडीशन, या सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब यह है कि एक सेल में दो से अधिक न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, तो उस सेल को क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। जैसे मान लो कि इस तरह से है और इसमें बहुत सारे क्या हो, न्यूक्लियाई हो, तो इस सेल को बेटा क्या कहोगे आप, सिनोसिटिक सेल कहोगे। मतलब एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट। सेप्टा समझते हो ना, सेप्टा क्या है, जैसे समझ लो कि ये सेल कैसी होती, इस तरह की सेल होती, और इसमें ये बीच में ऐसे क्या होते, पार्टीशन वाल होते, तो इसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या है, सेप्टा है। तो ये क्या हो गया, सेप्टा है, और इसमें ऐसे न्यूक्लियाई होते, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, एसेप्टेट, मतलब इसके पूरे जो सेप्टा हैं वो क्या हो गए हैं बेटा, डिसॉल्व हो गए हैं, सेप्टा यहाँ पे नहीं है, और ये न्यूक्लियाई इनका सबका प्रोटोप्लाज्म जो है जुड़ गया, तो ये न्यूक्लियाई क्या हो गए, बहुत सारे, और ये एक ही सेल जैसे दिखने लगा, तो इसको अपन क्या कहते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो एसेप्टेट और मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन जो होती है उसको क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं, और ये किसमें पाई जाती है, साइफोना सेल की जितने होते हैं, बाउचीरिया वगैरह, उनमें ये पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद इसी तरह से एक और है, क्या है, फाइकोमाइसिटीज के जो सदस्य हैं, फाइकोमाइसिटीज फंजाई है, जैसे राइजोपस, राइजोपस, राइजोपस जो है ये क्या है, फंजाई है, ठीक है। तो फंजाई जो है इसमें भी क्या होती है, सिनोसिटिक कंडीशन पाई जाती है, यहां भी सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक माइसीलियम, माइसीलियम पाया जाता है। जो फंजाई की प्लांट बॉडी होती है, जो फंजाई की मुख्य प्लांट बॉडी होती है, उसे क्या कहते हैं, माइसीलियम। फंजाई की प्लांट बॉडी को क्या कहते हो, माइसीलियम कहते हो, है ना। माइसीलियम किसका बना होता है, बहुत से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का बना होता है। बहुत से हेयर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बेटा, जैसे कि ये ऐसे बहुत सी इस तरह के ऐसी संरचनाएं बनी हों, ऐसी बहुत सी संरचनाएं हों इस तरह से, और ये बहुत सी संरचनाएं क्या हो जाए, आपस में ऐसे जुड़ जाएं, ऐसे ये जुड़ जाएं, इस तरह से ये ऐसे ये जुड़ जाएं, तो ये जहां पे ये जुड़ती हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, माइसीलियम कहलाता है, ठीक है। और इस माइसीलियम में बहुत सारे यहाँ पे क्या है, ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हो बेटा, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हाइफी, हाइफी कहते हो। तो बहुत सी हाइफी, आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत सी हाइफी मिलकर के क्या निर्माण करती है, माइसीलियम, और माइसीलियम जो है वो क्या है, मुख्य बॉडी है, मेन बॉडी है किसकी, फंजाई की। तो कुछ माइसीलियम जो है वो कैसे होते हैं, एसेप्टेट और मल्टीन्यूक्लिएट। देखिए यहाँ कोई सेप्टा नहीं है और न्यूक्लियाई जो है वो भरे हुए हैं। यदि यही कंडीशन ऐसे होती, ऐसे होती, ये सेप्टा बन जाते तो ये सेल हो जाती, यूनिन्यूक्लिएट सेल बन जाती है, या ऐसे यहाँ पे सेप्टा बन गया तो ये सेल बन गई, लेकिन नहीं है तो वो क्या हो गई, सिनोसिटिक कंडीशन। तो जो सेल थ्योरी है वो वायरसेस को एक्सप्लेन नहीं करती, वो पैरामीशियम को एक्सप्लेन नहीं करती, वो बाउचीरिया या साइफोना सेल्गी को नहीं एक्सप्लेन करती, वो फंजाई के फाइकोमाइसिटीज के मेंबर जैसे राइजोपस, म्यूकर वगैरह हैं, इनको भी वो एक्सप्लेन नहीं करती। क्यों, क्योंकि सेल थ्योरी क्या कहती है कि सभी जीव कैसे होते हैं, सेल के बने होते हैं, सेल लिविंग होती हैं, सेल क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है। सेल की उत्पत्ति किससे होती है बेटा, पूर्व जीवित कोशिका से होती है। आप अभी तक क्या पढ़ते चले आए, यही सब पॉइंट न पढ़े, है कि नहीं। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ ये चीजों को सेल थ्योरी क्या नहीं कर रही है, एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो इन चीजों को बताने वाले वैज्ञानिक, अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इनको बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो है डिवारी एंड सैक्स। डिवारी एंड सैक्स ये वैज्ञानिक हैं, डिवारी एंड सैक्स, डिवारी एंड सैक्स, ये दो वैज्ञानिक हैं, डिवारी और सैक्स। इन्होंने बताया कि सेल, इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी का विरोध किया, डिवारी और सैक्स ने, इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी का विरोध किया, और उन्होंने बताया कि जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं या जो साइफोना सेल्गी है उसको सेल थ्योरी एक्सप्लेन
नहीं करती। इन्होंने क्या बताया कि साइकोना सेल की और फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं उनको सेल थ्योरी क्या है, एक्सप्लेन नहीं करती। इसको समझाने के लिए इन्होंने अपनी खुद की एक सेल थ्योरी दी, एक खुद की थ्योरी दी और उसका नाम है ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। उसका नाम है क्या बेटा, ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिज्मल थ्योरी जो है वो किसने दी है, डिवारी एंड सैक्स ने दी है। ऑर्गेनिज्मल थ्योरी किसने दी है, डिवारी एंड सैक्स ने दी है। किसको एक्सप्लेन करने के लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो सिनोसिटिक कंडीशन है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअल में इन्होंने ये बताया कि जो बॉडी है, किसी जीव की जो बॉडी है वो बहुत सी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल करके बनी हुई है। और क्या हुआ है कि जिनका क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो आपस में जुड़ा होता है। ऑर्गेनिज्मल थ्योरी में डिवारी एंड सैक्स ने बताया कि जीव जो है, ऑर्गेनिजम्स जो है, ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसके बने होते हैं, बहुत सी छोटी छोटी यूनिट के बने होते हैं। बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों या यूनिट्स के, इकाइयों या यूनिट से बने होते हैं, जिनका प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य, जिनका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आपस में जुड़ा होता है, आपस में जुड़ा होता है। तो फिर यहाँ पे जो सिनोसिटिक कंडीशन है वो एक्सप्लेन हो जाती है। क्यों, क्योंकि इनके अनुसार ये एक माइसीलियम है और ये माइसीलियम जो है इसमें बहुत से क्या है बेटा, यहाँ पे ये न्यूक्लियाई है, ये क्या है, न्यूक्लियाई है। और इनके जो है तो क्या हुआ है कि ये जो सेप्टा है ये बीच बीच से ऐसे क्या हो गए हैं, डिसॉल्व हो गए हैं। और ये जो है इस तरह से ये एक सेल का प्रोटोप्लाज्म दूसरे सेल में क्या हो गया है, मिल गया है। एक सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो दूसरे सेल में जुड़ गया है। एक सेल का ये प्रोटोप्लाज्म देखो यहां से जुड़ गया, यहां से जुड़ गया, यहां से जुड़ गया, ये ऐसे जो है ये जुड़ करके और कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो गई, आगे चल के और ज्यादा ये जुड़ गए और आगे चल के क्या कंडीशन उत्पन्न हो गई है, ये इस तरह से था, ये देखिए, और इनके और ज्यादा ये डिसॉल्व हो गए और बहुत छोटा छोटा सा ये बचा इस तरह से। और इवोल्यूशन के दौरान क्या हो गया है, ये ऐसे इस तरह से ये क्या बन गए हैं, न्यूक्लियाई, ये सब एक साथ हो गए हैं। ये न्यूक्लियाई कैसे हो गए हैं, एक साथ हो गए हैं। इस कारण से ये क्या उत्पन्न हुई है, सिनोसिटिक कंडीशन उत्पन्न हुई है। ये किसने बताया है, डिवारी एंड सैक्स ने। ठीक है, डिवारी एंड सैक्स ने ऑर्गेनिज्मल थ्योरी दी, सेल थ्योरी का विरोध किया और उन्होंने बताया कि एक्चुअल में जो सिनोसिटिक कंडीशन है वो क्या हुई है, पहले तो वो ऑर्गेनिज्म था, वो जो जीव था वो किसका बना हुआ था, बहुत सी छोटी छोटी यूनिट का बना हुआ था। और ये यूनिट क्या हुई है, आगे क्या हो गई है, धीरे धीरे इनके बीच का जो सेप्टा है वो डिसॉल्व हो गया है और क्या हुआ है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है वो उत्पन्न हुई है। ठीक है ना बेटा, ठीक। अब देखिए शार्ट में अपन सेल थ्योरी को देखते हैं। ये तो पूरा अपन ने सेल थ्योरी का अध्ययन कर लिया। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें अपन ने सेल थ्योरी में अध्ययन की है। ठीक है, सेल थ्योरी में अपन ने क्या क्या चीजों का अध्ययन किया है। तो अपन देखेंगे, क्या देख रहे हैं कि पहले अब क्या कहेंगे कि जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी उसको संकलित करते हैं। जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसे क्या करते हैं, संकलित करते हैं। नंबर एक, सभी जीव जो हैं वो किसके बने हुए हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, सभी जो जीव हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप
are made up of all organisms are made up of cell। पहला, ठीक है। दूसरा, सेल्स कैसी हैं बेटा? सेल्स आर लिविंग। सेल्स कैसी हैं? सेल्स कैसी हैं बेटा? लिविंग है। सेल्स कैसी हैं? लिविंग है। कोशिकाएं जीवित हैं। तीसरा क्या आपने पढ़ा? सेल कैसी है? यूनिन्यूक्लिएट है। सेल कैसी है? यूनिन्यूक्लिएट, एक केंद्रक वाली है, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा है कि एक बात और आप जान लीजिए, जो सेल थ्योरी में जुड़ के आई है, वो क्या जुड़ के आई है कि जो जीव है वो जितनी क्रियाएं करता है, जो जीव है वो जो क्रियाएं करता है, वो एक्चुअल में सेल में होने वाली क्रियाओं का परिणाम है। किसी जीव के द्वारा होने वाली क्रियाएं सेल में होने वाली क्रियाओं का परिणाम है। द ऑल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स is the result of thus all reactions found inside of the cell। किसी जीव में होने वाली क्रियाएं उसके जो कोशिकाएं हैं उनमें होने वाली क्रियाओं का क्या है? परिणाम है। जैसे मान लीजिए कि हम रेस्पिरेशन करते हुए यदि पता चल रहे हैं तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन होता है, इसलिए क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से न्यूट्रिशन की प्रक्रिया, तो क्या हो जाएगा कि ऑल एक्टिविटीज या ऑल प्रोसेस कह सकते हो, ऑल प्रोसेस ऑफ अ ऑर्गेनिज्म is the result of all reactions found inside of the cell, ठीक है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाली सभी क्रियाओं का परिणाम है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म में क्रियाएं दिखती हैं। तो ये सामान्यतः जो सेल थ्योरी है किसकी थी? ये एम आई स्लीडन एंड टी स्वान टी स्वान के द्वारा ये दी गई थी। कब दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1839 में ये एम.आई. स्लीडन और टी स्वान के द्वारा ये सेल थ्योरी दी गई थी। इसके बाद आती है मॉडर्न सेल थ्योरी। जब इन सब का स्टडी हो चुका, इसके बाद एक थ्योरी आई, क्या? मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी, तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो आई, वो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या बताती है कि ये कहती है कि सेल जो है वो कैसी होती है? सभी जीव किसके बने हैं? नंबर एक, इसको वो मानती है, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ किसके? मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये पहले वाले को ये मानती है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स आर लिविंग मानती है ये। फिर ये कहती है, ये मॉडर्न सेल थ्योरी ये कहती है कि सेल जो है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है कि सेल जो है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसी में मैं यहां लिखा हूं, सेल जो है जीवन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है,
ठीक है, ये जुड़ जाता है। इसके बाद सेल की उत्पत्ति किससे होती है, इसमें एक और चीज जुड़ जाती है। सेल की उत्पत्ति किससे होती है, पूर्व जीवित प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पूर्व जीवित सेल, इसी को आप क्या कहते हो, ओमिनिस सेलुली एसेलुला, ओमिनिस सेलुली एसेलुला से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। सेल की उत्पत्ति पूर्व जीवित कोशिका से होती है। ठीक है, ये हो गया। एक और इस पे पॉइंट बढ़ता है कि क्या हो जाता है कि सेल जो है वो एक कौन सी है, हेरिडिटरी यूनिट है। सेल जो है वो क्या है, सेल हेरिडिटरी यूनिट है। सेल हेरिडिटरी यूनिट है। सेल कैसी यूनिट है, अनुवांशिक इकाई है। सेल क्या है, हेरिडिटरी यूनिट है। सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से उत्पन्न होती है। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल कैसी है, यूनिन्यूक्लिएट है। सेल कैसी होती है, लिविंग है, और सभी जीव सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये 3 पॉइंट मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। एक और है, एक है कि जीव के द्वारा किए गए कार्य जो है वो सेल के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है। जीव के द्वारा किए गए कार्य, जीव के द्वारा किए गए कार्य, क्या है, कोशिका के किए गए कार्यों का परिणाम है। कोशिका के किए गए कार्यों का परिणाम है। कोशिका के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है। तो ये जो चीजें हैं, ये 3-4 चीजें इस पे अलग से जुड़ जाती हैं। किसमें, मॉडर्न सेल थ्योरी में। ये जो है मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या क्या जुड़ जाता है कि प्रत्येक जीव सेल का बना है। सेल लिविंग होती है। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से उत्पन्न होती है। सेल हेरिडिटरी यूनिट है। जीवों के द्वारा किए गए कार्य जो है सेल के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है क्या है कि दी सेल जो है ये आपका खत्म होता है। कुछ इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है, जैसे कि जो एक आता है कि सेल में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या आता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फ्लो ऑफ सूचनाओं का बहाव। ठीक है, सूचनाओं का बहाव, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है कि देखिए ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। सूचनाएं न्यूक्लियस से ये कहां आए, साइटोप्लाज्म में आए, या साइटोप्लाज्म से ये है साइटोप्लाज्म और ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस से सूचनाओं का साइटोप्लाज्म में आना या साइटोप्लाज्म से सूचनाओं का न्यूक्लियस में जाना क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं का न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना, ठीक है, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आना, या कोशिका द्रव्य से सूचनाओं का कहां जाना, केंद्रक की ओर जाना, क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं का बहाव, क्या कहते हैं इसको, सूचनाओं का बहाव। तो इस प्रकार से सूचनाएं कितने प्रकार की हो गई बेटा, 2 प्रकार की हो गई। नंबर 1 है, क्या है कि एक्सट्रिंसिक, दूसरा एक है एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन।
ठीक है, एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है कि जब सूचनाएं न्यूक्लियस से कहां आए, केंद्रक की ओर, साइटोप्लाज्म की ओर आए। जब सूचनाएं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर आए तो उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से कहां आए, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में यदि सूचनाएं आती हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, एक्सट्रिंसिक फ्लो ऑफ। यहां आप फ्लो ऑफ भी जोड़ सकते हो, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये कैसे हो सकती हैं कि क्या होता है न्यूक्लियस में, आप जानते हो न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बन सकता है, नहीं बनेगा, एमआरएनए आपके लिए एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन बनेगी, है कि नहीं। और प्रोटीन से क्या बनेगा, एंजाइम्स वगैरह बन सकते हैं कि नहीं, तो एंजाइम वगैरह बनेगी। डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन, एंजाइम। तो यहां डीएनए गुणसूत्र होगा, उसमें डीएनए होगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, वहां राइबोसोम में जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा, और वो प्रोटीन मॉडिफाइड होकर के एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाएगी, जिससे कोशिका की जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म होगी। दूसरा क्या हो सकता है कि यहां क्या हुआ है कि एंजाइम्स वगैरह बने हैं। दूसरा क्या है कि साइटोप्लाज्म से, दूसरा क्या है, इंट्रिंसिक 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 फ्लो इंट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंट्रिंसिक मतलब अंदर जाए, साइटोप्लाज्म से इंफॉर्मेशन क्या है, वाइस वर्सा है इसका, साइटोप्लाज्म से कहां जा रही है सूचनाएं, न्यूक्लियस में जा रही है, न्यूक्लियस में, है ना। साइटोप्लाज्म से सूचनाएं कहां जा रही है बेटा, न्यूक्लियस में जा रही है। तो कैसे जाएंगी, क्या क्या जा सकती हैं कि यहां क्या बने, प्रोटीन, या मॉडिफाइड क्या है, एंजाइम है, एंजाइम, ठीक है ना, प्रोटीन और एंजाइम है। और ये प्रोटीन और एंजाइम क्या होंगे, इसके अंदर जाएंगे, एंजाइम जाएंगे, और फिर क्या करेगा एंजाइम, डीएनए का रेप्लिकेशन कर देगा। ये क्या कर देगा, डीएनए का रेप्लिकेशन कर देगा, तो क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा। तो यहां से क्या हुआ, एंजाइम यहां तो बनता नहीं है, एंजाइम कहां बनेगा, साइटोप्लाज्म में बनेगा, और वही एंजाइम फिर उधर जाकर के और डीएनए को क्या करता रहता है, रेप्लिकेट करता रहेगा। या और जो भी उसकी क्रियाएं हैं वो, जैसे प्रोटीन की क्रोमोसोम में बाइंडिंग है, अनबाइंडिंग है ना, डीएनए की कॉइलिंग को उकसना है, उसे अनवाइंड करना है डीएनए को, तो ये सब काम कौन करेगा, एंजाइम्स वगैरह करेंगे। तो एंजाइम कहां बने, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से कहां चल जाएंगे एंजाइम, न्यूक्लियस में चले जाते हैं, और वहां क्या करते हैं, ये क्रियाओं को परफॉर्म करते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंट्रिंसिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एक और नोट कर लीजिएगा कि जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी को क्या कहते हैं, सेल प्रिंसिपल कहते हैं। सेल थ्योरी को क्या कहते हैं, सेल प्रिंसिपल कहते हैं, सेल प्रिंसिपल, अथवा इसी को बेटा सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं, सेल डॉक्ट्राइन, है ना, सेल डॉक्ट्राइन, ठीक है, सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। चाहे सेल डॉक्ट्राइन कहिए, चाहे सेल प्रिंसिपल कहिए, चाहे आप सेल थ्योरी कहिए।